जनगणना के मसले पर बीजेपी को आड़े हाथों लेने के साथ ही अब अखिलेश यादव ने वीआईपी सीटों पर बीजेपी को हराने का एक नया शिगुफा छोड़ा है। अखिलेश यादव ने दरअसल हाल ही में कहा कि वो नवरात्र जो कि शुरू हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वीआईपी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। और अखिलेश यादव ने आखिर इन वीआईपी सीटों के बहाने किन सीटों की बात की है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की सीटों की बात करें तो भाई उनकी वीआईपी सीटों में तो वाराणसी की वीआईपी सीट आती है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। वहां से वो गोरखपुर की सीट आती है जहां से फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ लड़े भले ना, लेकिन वो उनके असर वाली सीट है, वो उनकी सीट है, यानी वो एक वीआईपी सीट है। और बहुत सारी सीटें हैं, केशव मौर्य का इलाका है जो उनकी फूलपुर जो उनकी सीट है, या फिर और बहुत सारी सीटें हैं। और अगर खुद हम अखिलेश यादव के नजरिए से, उनकी पार्टी के नजरिए से वीआईपी सीटों की बात करें तो उनमें अक्षय यादव की सीट आती है, उनके चचेरे भाई की सीट फिरोजाबाद, या फिर उनके एक और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव। ये तीनों कैंडिडेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये तीनों कैंडिडेट 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। डिंपल यादव बाद में उपचुनाव में जीतकर मैनपुरी से अब फिलहाल सांसद हैं, लेकिन ये लोग हार गए थे। तो यानी अपनी वीआईपी सीटों को बचाने की और वहां पर बीजेपी को हराने की एक चुनौती पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव। साथ ही बीजेपी की वो अजय कही जाने वाली सीटें जहां पर उनके बड़े चेहरे लड़ते हैं, वहां पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये अखिलेश यादव जो, जैसा कि मैंने कहा कि इन दिनों वो बीजेपी को हर मोर्चे पर चुनौती देना चाहते हैं। और एक बात और है इसमें कि अभी इंडिया गठबंधन पर सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकला नहीं है, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। अगर हम फिलहाल इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को और जयंत चौधरी की आरएलडी को मानते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई अभी तय नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में वीआईपी सीटों पर फौरन अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहकर क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को भी कोई संदेश दे रहे हैं? ये तमाम बातें हैं जो अखिलेश यादव के इस बयान के बहाने हम डिसाइफर करने की, उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी हमारे साथ हैं। साथ ही पूर्वांचल के मऊ इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और यूएनआई के ब्यूरो चीफ श्रीराम जायसवाल जी, जिनसे हम थोड़ा पूर्वांचल का गणित समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हेमंत जी आपसे ही है। जी आप सवाल लें। मैं दो तीन चीजें इसमें क्लियर करता हूँ। एक तो नवरात्रि अभी समय है उसमें, और दूसरा कि उससे पहले वो बयान सुनवाते नीरज जी जो अखिलेश यादव ने 2 बार बोला, एक लखनऊ में और एक नोएडा में। तो पहले वो सुनते हैं कि वो कैसे इस पर वीआईपी सीट पर बात कर रहे हैं, उसके बाद आप सवाल नाम अनाउंस कर देंगे। और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये बनाया है कि वीआईपी सीट इस बार हराई जाएंगी। तो अगर वीआईपी हमारे हैं तो वीआईपी उनके भी हैं। तो हमने भी स्ट्रेटेजी बनाई है कि यही पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी सीटों को हराएगी। और जब अच्छे दिन आएंगे तो आप नाम देख लेना, घोषित हो जाएंगे हमारे भी। चिन्हित करी आप लोगों ने? हमने पूरी चिन्हित कर ली है सीटें, कैसे लड़ना है, कौन सा दल साथ रहेगा, ये होमवर्क तो करते रहना पड़ेगा। तो हमारे दर्शकों ने जैसा कि सुना, अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो जब उनसे कहा गया कि वीआईपी सीटों पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को हराएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो नवरात्रों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं, मैंने गलती से कहा कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं। दरअसल श्राद्ध अभी शुरू हुए हैं, नवरात्रे अभी शुरू होंगे। तो अखिलेश यादव के इस बयान का क्या मतलब है? हेमंत तिवारी जी, हम आपसे समझना चाहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। साथ ही एक और बयान में वो कह रहे हैं कि वीआईपी सीटों पर हम बीजेपी को हराएंगे पीडीए के जरिए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के अपने फार्मूले के जरिए। किसे संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव और वो किन सीटों की बात कर रहे हैं? क्या अर्थ है उनके इस बयान का? मैं ईमानदारी से कहूं नीरज जी, तो कई बार मनन मंथन करने के बावजूद मैं अखिलेश यादव
का मंतव्य समझ नहीं पाया। पिछले कई दिनों से इस बात को समझने की कोशिश की। इस बात को अखिलेश यादव ही बेहतर समझते होंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस अंदाज में, किस मिजाज में, किस जरूरत पर यह बात कही। हालांकि एक चीज रह गई, उन्होंने पहले जब बयान दिया कि हम नवरात्र में उन कैंडिडेट्स की सूची जारी कर देंगे जो वीआईपी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को हराएंगे, के बाद उन्होंने कहा था कि वो तो ऐसे सवाल हमसे किया गया तो उसके जवाब मैंने कर दिया, ये भी समझिएगा। और बाद में कहा उन्होंने, नोएडा उस रोज गए थे तो वहां उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे वीआईपी सीटों। तो उनके दो बयान और बीच के एक बयान में खुद ही बड़ा विरोधाभास है, और इसका अर्थ क्या है वही समझते होंगे। और किसी के सवाल के जवाब में अगर अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता यह कह दे, कोई जवाब दे दे, जिले के 100 तक सब कुछ है, मतलब नीति नियंता और निर्णय लेने की सारी शक्ति आपके पास है, तो आप कुछ भी बोल दे, चाहे ताव में बोल दे, चाहे गंभीरता से बोल दे, चाहे मजाक में बोल दे, चाहे किसी पत्रकार के उकसाने पर बोल दे, वो आपका फाइनल निर्णय है। लेकिन जब आप एक समूह को या एक गठबंधन को या कुछ और लोगों को लेकर चलते हैं या चलना शुरू करते हैं, तब आप बिना उनकी राय के, बिना उनके बीच में एक कोई नीति बनाए हुए अगर आप इस तरह बयान देने लगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपने जैसा फरमाया नीरज कि न तो अभी सीट शेयरिंग पर कोई स्थिति स्पष्ट है, न सीट शेयरिंग पर बड़े नेताओं की बैठक हुई है। सीट शेयरिंग ऐसा विषय है जिसमें सारे बड़े नेता बैठेंगे, कम से कम दलों के अध्यक्ष बैठेंगे। अखिलेश यादव भी एक दल के अध्यक्ष हैं जो इंडिया गठबंधन का पार्टनर, बल्कि एक तरीके से आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का कैप्टन है, लीडर है। लेकिन सब कुछ आप नहीं है, सब कुछ आप तय नहीं कर सकते। तो आपने कब, किस वक्त, कैसे तय कर लिया कि आप नवरात्र में कैंडिडेट दे देंगे? नवरात्र में आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, आपने कब तय कर लिया? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जैसे बड़े राजनेता, जिसकी पहले भी बड़ी भूमिका थी और भविष्य में और विशद भूमिका होने के आसार हैं, उन्हें बहुत ही नाप तोल करके सार्वजनिक मंच पर जवाब देना चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा असर पड़ता है। अब उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर कर देंगे नवरात्र में, उधर अजय राय ने कहा कि हम सारी महत्वपूर्ण सीटों पर तैयारी अपनी कर रहे हैं। ये दोनों तो 80 सीटों की बात करें जी, वो 80 सीटों की बात कर रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ, सभी सीटों की बात कर रहे हैं। और याद रखिए कि दोनों बयान 24 घंटे के भीतर आए थे। या तो हो सकता है, क्योंकि कारण मैं बता दूं, अंदरूनी कहानी बड़ी विचित्र है। विचित्र कहानी इसलिए है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अभी भी बहुत डेस्परेटली चाहती है कि उसका गठबंधन बसपा से हो, या फिर बसपा को किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में लाया जाए। कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को वर्कर्स की इच्छा और कम्युनिकेट हुई है ऊपर तक, और इसलिए ऊपर वाले भी कन्विंस कि बहुत से ऐसे वजह हैं जिसके नाते बसपा से गठबंधन कांग्रेस को ज्यादा मुफीद लगता है। उसका एक और प्रत्यक्ष कारण जो हम आप समझ सकते हैं, बहुत सीधा सीधा, कि कांग्रेस की जो इच्छा है या महत्वाकांक्षा है उत्तर प्रदेश में, वो 2009 में जब उसकी एकदम से बड़ी जीत हुई थी 21, फिर बाद में 22 हुई सीटों पर, और कई स्थानों पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे, वो उस फार्मूले के तहत उन्होंने इच्छा जताई है मोटी मोटी कि हमको सीट शेयरिंग में ये प्रोपोर्शन दिया जाए। और अगर 20, 22, 25 कांग्रेस मांगती है अंदरूनी बातचीत में, और उधर राष्ट्रीय लोकदल भी 1 दर्जन 2 दर्जन की बात करने लगा है,
जिसका कोई प्रत्याशी न तो 2014 में जीता न 2019 में जीता, बल्कि 2014 में पिता पुत्र यानी जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह चुनाव दोनों हार गए थे। वो अगर 1 दर्जन 2 दर्जन की बात कर रही है तो फिर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के लिए क्या बचेगा, कितनी सीटों पर लड़ने की स्थिति बन जाएगा। और उसी में अगर बसपा आ जाती है तब क्या स्थिति बनेगी साहब। बसपा अगर आ जाती है, जैसा कांग्रेस, जो कांग्रेस की बहुत ज्यादा मतलब आंतरिक इच्छा है अपनी दृष्टि से, अपने रास्ते से, तो साहब तो उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव ऑलरेडी ये बयान रखी थी। तो एनडीए से है, जिनकी जिन, आप इसलिए भी नहीं है कि वो चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि गठबंधन के बारे में निर्णय थोड़ा विलंब से लिया जाए, बाद में लिया जाए, अभी 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में क्या कांग्रेस उनके लिए सीट छोड़ रही है। इन्होंने आग्रह किया हुआ, कांग्रेस को निर्णय लेना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ेगी। तो इस तरह की परिस्थितियों में ऐसा बयान, दोनों लोग अपना खेल रहे हैं। सपा भी खेल रही है, सपा चाहती है कभी इस पर कांग्रेस कोई फैसला ले ले और हम साथ मिल करके लड़े इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर की तरह, भले हमको हमारी छोटी दावेदारी, हमको कम सीटें मिले। और कांग्रेस इसको अवॉइड करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस के लिए नाक का बाल है ये तीनों 5 राज्यों के चुनाव, खास तौर से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो कोई भी सीट नहीं चाहती उसको, तो एक एक सीट के लिए वहां बहुत दमदार लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का ये लक्ष्य जो है वहां सत्ता में वापसी का है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ऑलरेडी जीती ही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में रजत जी, मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव को बहुत मेच्योरिटी, और अखिलेश यादव बच्चे तो है नहीं, नादान नहीं है, 5 साल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे हैं और बसपा जैसी पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ चुके हैं पिछला वाला। तो अखिलेश यादव भी कोई हवा में तो बात नहीं कर लेंगे। या तो हो सकता है कांग्रेस के रवैये से या कांग्रेस की इच्छा से उनके भीतर कुछ नाराजगी हो। अभी जैसे परसों मैंने कांग्रेस से प्रमुख नेता से पूछा, हमने कि चलिए कितने में आप मान जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी। उनका भैया देखिए 30 से नीचे तो बात नहीं बनती है, 25-30 न्यूनतम, नहीं तो हम बसपा की ओर देखेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव थोड़ा सा नाराज रहे होंगे अजय राय के बयान से, या कांग्रेस का जो अप्रोच है इस वक्त इसमें बोल दिया। लेकिन नाराजगी में इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी बड़े अच्छे परिणाम नहीं होते, ये सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के यही नजर आता है। जी बिल्कुल हेमंत जी, हम आपके पास आएंगे। वीआईपी सीटों की बात हो रही, हमारे साथ मऊ से जुड़े हुए हैं श्री राम जायसवाल जी। उसी चुनाव में आपको यूपी तक की जनता ने देखा। मैं सीधा, हेमंत जी ने तो बताया कि आखिर अखिलेश यादव के बयान के मायने क्या हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि वीआईपी सीटों की घोषणा वो कर देते हैं, तो मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं जहां बहुत दावा मजबूत है समाजवादी पार्टी का। वो है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यानी कि जिसमें घोसी की भी सीट आती है, मऊ की भी सीट आती है, गाजीपुर की लोकसभा सीट आती है, आजमगढ़ की 2 सीटें आती है, यानी कि आजमगढ़ की अपनी सीट और लालगंज आती है। वहां पर समाजवादी पार्टी क्या इस स्थिति में है कि वो अपनी वीआईपी सीटें बीजेपी से बचा सके, क्योंकि लालगंज में बसपा चुनाव जीती थी अगर मैं गलत नहीं हूं, और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 2019 में जीती थी, लेकिन उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ ने वहां पर 8000 के वोटों से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। गाजीपुर की भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां पर बसपा जीती, मतलब महागठबंधन जीता, और वहां पर अभी स्थिति बहुत अच्छी है सपा के लिए, कहना मुश्किल है क्योंकि राजभर जो है उधर चले गए। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं इस इलाके की वीआईपी की सीटों की बात करूं तो सपा कितनी कंफर्ट जोन में नजर आ रही है और कौन टक्कर देता नजर आ रहा है वहां पे? जी नमस्कार। निश्चित रूप से अगर वीआईपी सीटों में चर्चा करें तो आजमगढ़ तो है ही, वह सपा के वीआईपी लोग वहां चुनाव लड़ते हैं। वहीं गाजीपुर लोकसभा भी अपने आप में वीआईपी ही मानी जाती है, जहां मनोज सिन्हा साहब सांसद रहते हुए मंत्री रहे, 2 विभाग रहे उनके पास, रेल रहा, संचार रहा,
और निश्चित रूप से कहा जाए कि 2014 वाले कार्यकाल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक किसी संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल में पैसा आया तो गाजीपुर रहा। अब गाजीपुर का दुर्भाग्य रहा या चुनावी समीकरण रहा, क्या रहा, कैसे रहा, महागठबंधन के चुनाव में 2019 में मनोज सिन्हा चुनाव हारे। आज तक वहां बसपा सांसद अफजाल अंसारी, और एक तरह से कहा जाए तो उनकी नजदीकियां सपा से रहती हैं, वो अब बसपा छोड़ नहीं पाए इसलिए कि सदस्यता पे खतरा आ जाता, तो ये सब बातें हो सकती हैं, तो उन्हें बसपा कहा जाए सपा कहा जाए स्पष्ट नहीं हो पाता। फिलहाल सिंबल उनके पास बसपा का है। जनता मायूस है, मनोज सिन्हा को चुनाव हरवाकर जनता मायूस है। वह मनोज सिन्हा जो दावा करते थे 2019 में मंच से कि आप पेन और कागज उठा लीजिए, एक तरफ जोड़ लीजिए, आजादी के बाद से 14 तक जितना पैसा आया हो विकास के लिए एक तरफ, और 14 से 19 तक जितना आया हो एक तरफ, अगर मेरा पैसा दूना न हो मुझे वोट मत देना। जनता भारी होती है, वोट भारी होते हैं, और महागठबंधन में मनोज सिन्हा चुनाव हारे। तमाम परियोजनाएं जो लंबित पड़ी हुई हैं, सभी वर्ग के लोग आज कोसते हैं अपने उस निर्णय को और याद करते हैं मनोज सिन्हा के कार्यक्रम। किसने उम्मीद किया था मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में चल रहा है, स्टेडियम की परियोजना कहीं और चली गई, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे का पुल बना गंगा नदी पर। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि गंगा नदी पर आजाद भारत के बाद नया पुल जो ताड़ीघाट और गाजीपुर रेल परियोजना को जोड़ी गई, और वही गाजीपुर से मऊ वाली परियोजना लंबित रह गई, ठंडे बस्ते में चली गई मनोज सिन्हा चुनाव हारते ही। और गाजीपुर में ही तमाम ऐसी परियोजनाएं जिनका उल्लेख करना उचित है नहीं है। मैं ये बता दूं, मैं लबलुआ भी कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की जनता तो आज पुनः मनोज सिन्हा का इंतजार कर रही है। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिससे गाजीपुर को पुनः विकास के रास्ते पर दौड़ाया जा सके। अब इसमें सपा किसको लेकर आएगी जो वीआईपीओं को रोकेगी, यह तो गाजीपुर में खुद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है अफजाल अंसारी जी की, वहां उपचुनाव तो हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आम चुनाव ही होंगे, तो देखा ही जाएगा कि अफजाल अंसारी तो होंगे नहीं तो क्या उनके घर से कोई आएगा तो बसपा से लड़ेगा कि सपा से लड़ेगा। ऐसे में भाजपा वहां अपने विकास कार्यों के दम पे मजबूत नजर आ रही है, वहां बहुत कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। अब आते हैं आजमगढ़, जो इनकी सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2014 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी वहां से सांसद रहे, 19 में अखिलेश जी हुए, लेकिन उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को मुंह की खानी पड़ी। केवल अखिलेश यादव के निर्णय के चलते जब गुड्डू जमाली 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़ के, बसपा में मजबूत पद उनको मिला था, लेकिन वह व्यक्ति बसपा छोड़ के सपा में आते हैं, उन्हें टिकट तक नहीं देते हैं। अखिलेश यादव को शीर्ष नेता है, नो डाउट, सपा उनकी पार्टी भाई, वो उसके मालिक हैं, लेकिन वो आज तक एक चुनाव जीत नहीं पाए। एक चुनाव से मेरा तात्पर्य यह है कि जब वह मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो वह माननीय मुलायम जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री प्रपोज कर दिया गया, बना दिया गया। पिताजी थे, उन्होंने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने भी देखा होगा शिवपाल यादव से तमाम खटास भी हुई। उसके बाद इतिहास उठाकर देख लीजिए, सिंगल चुनाव अखिलेश यादव जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनका निर्णय गुड्डू जमाली को लेकर मैं कह रहा था, मुसलमानों का उन्होंने विश्वास खोया आजमगढ़ में। वो आजमगढ़ जो एक मजबूत छाती मानी जाती थी समाजवादी पार्टी की, कहा जाता था कि वहां से अगर किसी को लड़ा दे समाजवादी पार्टी तो चुनाव जीत जाते थे, वैसे जगह पे उन्होंने मुसलमानों का विश्वास खोया। और गुड्डू जमाली 2.5 लाख से अधिक वोट पाए, 2,66,000 वोट उपचुनाव में। किसने उम्मीद किया था? और उस समय हाथी के सिंबल को जब पाते हैं, जब यह कहा जाता है कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। इस समय कुछ 2-3 वर्षों से बहुत तेजी से हवा उड़ता है। खुद अखिलेश यादव भी कहते हैं कि तो एनडीए से इनकी नजदीकी है बसपा से। उसके बावजूद बसपा के चुनाव चिन्ह पे गुड्डू जमाली अगर 2,66,000 वोट पाते हैं और नहीं है, तो ऐसे में काफी मजबूत स्थिति में नहीं है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी या सपा की बात हुई। हाँ, निरहुआ के लिए भी अब की बहुत राह आसान नहीं होगी। जहां तक देखा जा रहा है, चर्चा है कि इस बार आजमगढ़ से हो सकता है डिंपल यादव को ही चुनाव लड़ा दें अखिलेश। तो अगर ऐसा होगा, ये इंटरेस्टिंग बात की है आपने, शिवपाल जी और डिंपल यादव किसी एक को भेज सकते हैं वो वीआईपी सीट अपनी मजबूत करने के लिए।
और उसके पीछे आशय उन्हें भी पता चल चुका है कि आजमगढ़ में वो खोखले हो चुके हैं। तो जब यहाँ एक मजबूत नेता आएंगे, शिवपाल जैसे संगठन के नेता आएंगे, तब शायद कुछ वह मजबूत कर पाए। अब आते हैं हम घोसी पे। घोसी विधानसभा, हम क्योंकि आपसे दूसरे राउंड में हम पूछेंगे बाकी सीटों का हाल, हम अपने बाकी मेहमान कि अखिलेश यादव ने वीआईपी सीटों की बात तो कर दी, लेकिन अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में हुआ नहीं है। तो क्या इसे अगर हम बीजेपी के ऊपर, बीजेपी को लेकर इस बयान के जो अर्थ हैं वो एक तरफ रखे जाएं, अपनी पार्टी को लेकर जो उन्होंने इसका कोई अर्थ निकाला वो एक तरफ रखा जाए, क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी एक तरीके की एक चुनौती दी है? क्योंकि उन्होंने ये भी उसी दौरान कहा था कि भाई मध्य प्रदेश में हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहकर कांग्रेस पार्टी को भी एक बार फिर एक चुनौती दी है कि भाई आप क्या चाह रहे हैं हमसे, बाकी राज्यों में हमें आप सीटें देंगे तब हम उत्तर प्रदेश में आपको सीटें देंगे? क्या ये कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी भी है ये बयान? निश्चित तौर पे नीरज जी, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। पहली ये कि जो अखिलेश यादव का बयान आया था वो एक सवाल के जवाब में था, जिसमें शायद सवाल बीजेपी को लेकर कुछ कहा गया था कि बीजेपी जो है जिन सीटों पे हारी है उन सीटों पर बड़ी मजबूती से तैयारी करेगी जो वीआईपी सीट्स हैं। तो अखिलेश यादव ने उसके जवाब में पत्रकार वार्ता में बोला था कि हम भी वीआईपी सीट पे अपने घोषित कर देंगे अगर बीजेपी तैयारी कर रही है। तो वो रिएक्शन, वो पर्टिकुलरली प्रेस रिलीज जारी करके या स्टेटमेंट जारी करके ऐसा नहीं कहा गया कि हम नवरात्र में वीआईपी कैंडिडेट्स घोषित करने जा रहे हैं वीआईपी सीट्स पे। जो जितना मैंने सुना, अब एग्जैक्ट थोड़ा सा उस चीज को दोबारा से समझना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने इस बात को कहकर कांग्रेस को थोड़ा प्रेशर में ला दिया। अब मेरी कांग्रेस में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी तो तय ही नहीं हुआ है कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि शायद मैनपुरी, आजमगढ़ और कन्नौज और इस तरह की जो 4-5 सीटें हैं उसको लेकर अखिलेश जी भले ही मन बना चुके हो या इशारा कर चुके हो। उसके अलावा उन 5 सीटों के अलावा तो अभी अखिलेश जी कहीं घोषित करने नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी अभी कैंडिडेट जो है वो आप लिस्ट तो जारी ही नहीं कर सकते। अभी कुछ इंडिया अलायंस का जब आप हिस्सा हैं अलग से, तो आप प्रेस रिलीज जारी करके थोड़ी आप कह देंगे कि हमने 5 सीटों पे या 10 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट पहले से घोषित कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो ये इंडिया अलायंस में एक बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी। तो मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि वो, अब नवरात्र तो आने वाले हैं, अभी अगले 10-11 दिन नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11 दिन बाद जो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक ही मैं इसे मानता हूँ। इसका बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी 16 तारीख को या 17 तारीख को अपने 15-20 कैंडिडेट लोकसभा के अभी से घोषित कर देगी। वो एक प्रेशर टैक्टिक है। हो सकता है वो 3-4 लोग का बता दे कि हमने मैनपुरी में, कन्नौज में और 2-3 जगह पे इनको बोला है लड़ने को। एक भी ऑफिशियली रिलीज वो जारी कर देगी, ये नहीं है। और भी एमपी चुनाव को लेके अभी भी थोड़ा सा खींचातानी चल रही है। सपा चाहती है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस उसको एडजस्ट कर ले, कुछ सीटों पर गठबंधन हो जाए। दूसरी तरफ सपा और कमलनाथ और अखिलेश यादव की शायद इस बात को लेकर भी, अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात चल रही है कि आप ऐसी जगह पे उतारो और ऐसे कैंडिडेट उतारो जिससे वोट बीजेपी का कटे। तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाकर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि वहां पर जितना मैंने सुना है, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन वहां पर जो है यादव वोटर्स में भी एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी को वोट ट्रेडिशनली करता रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी लड़ जाएगी तो वो वोट उधर चला जाएगा, ना कि बीजेपी को वोट जाएगा। समाजवादी पार्टी का अलग लड़ना भी कई सीटों पर मध्य प्रदेश में फायदा हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक विधायक है, 5 जगह पे नंबर 2 रही है, निश्चित तौर पे वो चाहती है कि 7 या 8 सीटों पर कांग्रेस हमें वहां पे एडजस्ट कर ले और अलायंस का जो है स्वरूप ये रहे। और दूसरी तरफ बयान अखिलेश, जब अजय राय की तरफ से आ रहे हैं कि 80 सीटों पर तैयारी चल रही है, तो अखिलेश यादव भी इधर से अपने शब्दों के बाहर छोड़ रहे हैं। दोनों कोई भी नहीं है, दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स अपनी तरह से बनाई जा रही है। और ये मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने इस तरह से चलता रहेगा जब तक ये चुनाव शुरू नहीं हो जाते, जब तक सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला निकल नहीं आता। नीरज जी, प्रशांत जी, जो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। कौन सी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिसको कांग्रेस चिन्हित करती हुई नजर आ रही कि वो इन पर चुनाव लड़ेगी, जो कांग्रेस की वीआईपी सीटें हो सकती हैं? और दूसरा सवाल इसमें यह है कि आपको क्या जानकारी है, क्या मध्य प्रदेश को लेकर कोई समझौता होता हुआ नजर आ रहा है ये अखिलेश या कांग्रेस में, या जो बात प्रशांत कह रहे हैं कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वहां बीजेपी को हराने के लिए कुछ जगह पर प्रत्याशी उतार दे, ये टैक्टिक्स हो सकती है? आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी? मतलब खाली समाजवादी पार्टी थोड़ी ही मिली थी जो
बीजेपी को हराने का एक यंत्र बने वहां। अखिलेश यादव जानते हैं उनकी कुछ इलाके में, खासतौर से ये ग्वालियर संभाग में, हाँ, और सतना के क्षेत्र में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बेहतर लड़ते हैं। और प्रशांत ने सही कहा, इस सच है कि मध्य प्रदेश में यादव वर्ग का अधिकांश वोट मैं बोल रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, पहले से ही मिलता रहा है। पिछली बार जब कांग्रेस वहां बहुत बढ़िया लड़ी थी, उसने सरकार बनाई थी, उस वक्त भी यादवों को भारतीय जनता पार्टी को वहां मिले थे, और इस बार भी मिल रहे हैं, उनका अपना दावा है। तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव, दरअसल अखिलेश यादव की कुछ सीटों को वहां दृष्टि रही है। आप पिछला इलेक्शन देख लें असेंबली का, उसके पहले वाला इलेक्शन देख लें, अखिलेश यादव खुद गए थे 2013 जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, तो बाकायदा वो कई दिन वहां चुनाव प्रचार किए गए थे। तो वो तो उनकी अपनी थोड़ी चिन्हित सीटें हैं, और कोई भी चाहेगा, हम कहेंगे तो वहां लड़ा रहे हैं, तो सब जाहिर सी बात है पूरी शक्ति लगाएगा। और अगर वो अलायंस का हिस्सा या कांग्रेस को सीटें दे देती है, उसके लिए सीटें अपनी छोड़ देती है, तो उसके जीतने के चांसेस रहेंगे। और वैसे भी अखिलेश यादव को अब पार्टी का जो आधार है वो दूसरे राज्यों में बढ़ाना है। भले 1%, आधा फीसद, 1.5%, कुछ भी बढ़े, तो ये भी लक्ष्य है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव चाहेंगे, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस से मान के चल रही, उसके लिए एक एक सीट, सिंगल सीट उसके लिए बहुत जरूरी है। वो कैसी लड़ाई लड़ रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश में अगर बात करें आप, तो मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के बाद, सरकार चलाने के बाद जो राजनीतिक उथल पथल हुई और उसमें जो दल बदल हुआ, उसमें उसको सरकार गंवानी थी। उसके लिए तो नाक कमाल है। और आपने देखा होगा कुछ के जो मध्य प्रदेश से जुड़े सबसे प्रमुख नेता हैं, कमलनाथ, वो दिल्ली में आपको कम नजर आए, इधर के हाल के साथ मध्य प्रदेश में ही जमे रहे और वहां तमाम की एक्टिविटीज देखी गई। तो ऐसी सूरत में अब छत्तीसगढ़ की बात आप करें, छत्तीसगढ़ भी वो आए हैं अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ में उनकी अपनी सरकार है, सरकार बचाने का सवाल उनके सामने है। और राजस्थान की लड़ाई आप समझ ही रहे हैं, वहां सरकारें बदलती रही हैं 5-5 साल पे, और भाजपा ने पूरा जोर लगा रखा है। तो वहां भी सीटें देना बड़ा मुश्किल है। और सीटों की जहां तक बात है, तो वहां तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी देखें क्या सीटें, क्या इंडिया अलायंस के फार्मूले पर कांग्रेस उनको सीटें वहां देती है। आरएलडी की अच्छे खासा कैंडिडेचर उनका होता रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये हवा में छोड़ा हुआ तीर नहीं है अखिलेश यादव का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो यूपी में टीम इंडिया के लीडर हैं, अगर वो किसी नेता या अजय राय या किसी की बात पर रिएक्ट इस तरीके से करेंगे या इस लेवल पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। उसको मालूम है कि सब एक दूसरे से लड़ते, आज इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे हैं अतीत में। आज अब क्योंकि सबके लिए सबके अस्तित्व का प्रश्न है, सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं। तो फिर वही दशा होती है ना नीरज जी, वो जैसे WWF की लड़ाई होती है सुमो पहलवान वाली, एक सुमो पहलवान है, बाकी सब पहलवान अलग अलग लड़ के हार चुके हैं, तो इकट्ठा लड़ रहे हैं, कभी कभी पटक देते हैं, 5-6 पहलवान एक साथ होते हैं, जो क्रमशः हार चुके होते हैं एक बड़े सुमो पहलवान से, तो वो साथ मिलकर के लड़ते हैं। तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी यही तो लगातार बोल रही कि इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट आने के बाद और इंडिया गठबंधन बनने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी यही एक बात कह रही कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो मौका परस्ती वाले लोग हैं, अवसरवादिता के नाते ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जनता में यही बात भाजपा कहना चाहती है। और अब ऐसी सूरत में उसको जरूर मौका मिल जाएगा। ये तो नेगेटिव पॉइंट हुआ। इससे तो अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को, कम से कम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता को बचना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस के दिमाग में दो बातें हैं। ये हो सकता है उनके मन का मिथक हो या उनका रॉन्ग कैलकुलेशन कि कांग्रेस
को पता नहीं कहां से इस बात का बड़ा यकीन हो गया है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका बहुत बम्पर इफेक्ट पड़ा है पब्लिक पर, और उसी का परिणाम है कि कर्नाटक में उनकी सरकार है। उनको लगता है कि राहुल गांधी जब एक बार सहारनपुर से सोनभद्र और गाजियाबाद से गोरखपुर का पूरा क्रॉस वाली लंबी लाइन बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान खास तौर से है और ऐसा वर्ग जो उससे छूट गया है 89 के बाद से या उसके बाद के कालखंड में उनसे जुड़ सकता है, तो उसको ज्यादा सीटों को लड़ना चाहिए। देखिए 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ 2000, आपको याद होगा 1991 उसकी सरकार बनी, फिर बीएसपी और सपा का लगातार सिलसिला चलता रहा। तो कांग्रेस का क्षरण हुआ उत्तर प्रदेश में, और हाल ही उसके आप समझें कि 20 वर्ष बाद 2009 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो उम्मीद जितनी थी कांग्रेस को उससे ज्यादा उसको सफलता मिली। मतलब तमाम ऐसी सीटें कांग्रेस ने जीती जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और ये उस वक्त चुनाव हुए जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार मायावती के नेतृत्व में चल रही थी। तो कांग्रेस अभी भी मुझे लगता है उस सपने से बाहर नहीं आ पाई है कि जबकि उसके बाद का परिणाम आप देखिए, उसके बाद 2014 का इलेक्शन हुआ 2 सीट, फिर 2019 का इलेक्शन हुआ 1 सीट, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ। कांग्रेस अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर उसके वोट फीसद आए। ये सारी परिस्थिति नहीं देख रही है। अखिलेश यादव यही सोचते हैं जो आखिरी परफॉर्मेंस रहा हो वो भी एक पैमाना बने। कांग्रेस सोच रही है 2009 के फार्मूले कम सीटें ले, जैसे आप कहीं से शुरू कीजिए, अमेठी रायबरेली तो उसकी 2 प्रमुख सीटें होती रही हैं। एक बात और अभी देखनी होगी कि अमेठी सीट पर कांग्रेस किसको लड़ाएगी, रायबरेली सीट पर किसको लड़ाएगी। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में रह करके अच्छी खबरें नहीं आती हैं, तो ये सारी अलीगढ़ जैसी सीट कांग्रेस जीत गई थी। राज बब्बर, आपको ध्यान होगा, राज बब्बर ने डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया था। फिरोजाबाद सीट होती थी, तो बहुत से मुरादाबाद की सीट थी, तो लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रह गई है। मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एसटी हसन। हाँ, अलीगढ़ की सीट जीती थी कांग्रेस उस वक्त। कांग्रेस और अलीगढ़ की सीट लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम सांसद हैं। फिरोजाबाद सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सामान्य से अपने वर्कर को लड़ा दिया था, वो इस वक्त जो है वहां सांसद है। तो वह चीजें बची नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कैलकुलेट कर रही है। कांग्रेस दिमाग में एक और बात है जिसको मैं अब इसको हम तो नहीं कह सकते कि गलतफहमी है या क्या है, जहां दोनों लोगों के हित टकराते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मस्तिष्क में यह है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसकी ओर बहुत गंभीर दृष्टि से देख रहा है। अखिलेश यादव ने प्रूव किया है कि इसमें, बल्कि मुलायम सिंह के जमाने से कि मुसलमान उनको वोट देते रहे हैं। कांग्रेस के दिमाग में जो, कांग्रेस नेतृत्व के दिमाग में जो एक और उसको गलतफहमी ही फिलहाल कह ले अतीत के रिकॉर्ड को देखते हुए कि मुसलमान जो है वो उसको वोट कर देगा, उसको वोट करेगा, और ऐसी सूरत में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, चाहे वो मुरादाबाद की सीट हो, चाहे वो अलीगढ़ की सीट हो, और इस तरह की बहुत, चाहे सहारनपुर की सीट हो। और ऐसी दशा में तो कांग्रेस का अपना कैलकुलेशन है। आप कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात करें, 25 सीट नीचे बात ही नहीं कर रहा, फिर वही परिस्थिति आएगी अखिलेश यादव की। 2 दर्जन इनको दे दें, 1 दर्जन उनको दे दें, 3 दर्जन सीटें तो यही से चली गई, यानी 25, 35, 36, 37 सीटें। तो क्या जो है 40-45 सीट पर 48 सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, क्या रह जाएगा लड़ने की। और भी उसके छोटे मोटे जो सहयोगी हैं वो भी सीट मांगेंगे। तो ये असहज स्थिति उनके सामने आ रही है, और कांग्रेस की प्रत्याशाएं बहुत
आसमान पर हैं, बिना ये देखते हुए उसका निकट अतीत के परिणाम क्या रहे हैं। तो इसी तरीके के हित जो है टकरा रहे हैं आपस में, और अभी हित टकरा रहे हैं और कहीं बड़ी टक्कर हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है, उसकी जो तैयारी, उसकी योजना रणनीति है, वो सफल साबित होगी। ये लोग आपसी स्वार्थ के लिए गठबंधन लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले कुछ और नहीं है। हालांकि एक आखिरी बात इसमें जोड़ूंगा कि नए बदले हालात में, बदले परिप्रेक्ष्य में अब अखिलेश यादव का दम और बढ़ गया है। जब से बिहार में जाति जनगणना के परिणाम सामने आए हैं, उसको देखने के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लेवल स्वाभाविक है बढ़ना, और अब मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव कहीं पीछे रहेंगे। अब उनके सामने, अब उनके पास बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स का एक ज्यादा बड़ा हथियार आ गया है। तो दिक्कतें तो होगी दोनों दलों के अलायंस को लेकर के और इंडिया गठबंधन के लिए। अगर उत्तर प्रदेश से बढ़िया संदेश नहीं गया तो उनके लिए और जगहों के लिए नकारात्मक होगा। जी हेमंत जी, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन में थोड़ी दिक्कतें होंगी सीट शेयरिंग को लेकर, और बयानबाजी कहीं ना कहीं इसी। श्रीराम जी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आपने 2 सीटों के समीकरण समझाए थे वीआईपी सीटों के, अब आप मऊ की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर और किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है वहां से। जी निश्चित रूप से घोसी लोकसभा को मैं कह रहा हूं आप वीआईपी सीट में ही जोड़िएगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी गठबंधन का हिस्सा है, ठीक है, मत उनके अब नहीं रह गए हैं, बहुत कम वोट पाते हैं, वोट प्रतिशत में तो एकदम नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय चेहरा अतुल अंजान घोसी लोकसभा से ही चुनाव लड़ते हैं और लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उनके कहने पे श्री मुलायम यादव जी आए थे मऊ में, मऊ जिला मुख्यालय पे आए थे और कलेक्ट्रेट परिसर में कामरेड लोगों की कुछ मूर्तियों का अनावरण किया उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने, और उसमें अतुल कुमार अंजान भी थे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और खुद अखिलेश यादव भी थे एज ए मुख्यमंत्री। तो मुलायम सिंह यादव ने मंच से कहा था, स्वर्गीय मुलायम यादव ने, कि घोसी को अतुल अंजान जैसे नेता की जरूरत है, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे नेता को क्यों रोक दिया जाता है। तो ऐसे में अतुल कुमार अंजान की पार्टी इंडिया का हिस्सा है और राष्ट्रीय नेता है, घोसी से लगातार चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में यह सीट इंडिया गठबंधन में एक वीआईपी सीट की तरह ही होगी जहां अतुल कुमार अंजान चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ सकते हैं मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि जब सपा बसपा के गठबंधन में यह सीट बसपा को दे दी गई, जहां सपा की मजबूत दावेदारी, खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय यहां लगातार परिश्रम करते रहे घोसी, बावजूद पिछली बार यह सीट अप्रत्याशित ढंग से, किसी को उम्मीद नहीं था कि बगल में गाजीपुर में बसपा को दे दी गई थी अफजाल को, वही घोसी सटी हुई सीट दे दी गई थी अतुल कुमार अंजान, अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय, या गाजीपुर के ही रहने वाले। तो चुनाव के कुछ दिन पहले ही रेप के केस में जेल चले गए, जेल सांसद यहाँ नहीं रहा, तो राजीव राय फिर से मैदान में लड़ गए हैं। लेकिन अतुल कुमार अंजान की लगातार सक्रियता, प्रतिमा आना, प्रेस वार्ता करना, किसानों के लिए मोर्चा निकालना, इस तरह की गतिविधियां बताती हैं कि यहाँ भी चुनाव हो सकते हैं और अतुल कुमार अंजान प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत या सपा कितना मजबूत, तो उसमें हम देखें तो भाजपा की तरफ से उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर का वर्चस्व है, पूर्वांचल में उनके प्रभाव हैं, और उस प्रभाव में सबसे मजबूत सीट जो मांगते हैं वह घोसी ही है। यहाँ राजभर मतदाता काफी बड़ी संख्या में है। अगर भाजपा ने यहाँ अपना खाता खोला 2014 में मोदी लहर में, तो एक राजभर के सहारे ही खोला, जब हरिनारायण राजभर यहाँ प्रत्याशी बनाए गए भाजपा की तरफ से। तो ऐसे में अगर मैं पूर्वांचल की सीटों पर बात करूं तो बहुत कुछ सपा के लिए आसान नजर नहीं आता। हाँ, आजमगढ़ में अब शिवपाल जी का आ जाना या डिम्पल यादव का आ जाना अलग बात होगी, नहीं तो गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, सलेमपुर में ऑलरेडी रविंद्र कुशवाहा हैं,
बलिया की सीट वहां भी ठीक ठाक, मतलब भूमिहार भी अच्छे खासे संख्या में है, और बलिया एक मजबूत सीट मानी जा रही है भाजपा की, लगातार 2 बार वहां भी सांसद है। तो ऐसे में सपा का पूर्वांचल में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं। घोसी के परिणाम से, घोसी विधानसभा उपचुनाव से उत्साह गठबंधन के प्रति ही अविश्वास का भाव। एक तरफ तो लोग अंदाज लगा रहे हैं कि बसपा आ जाएगी तभी इंडिया मजबूत होगी, खुद भाजपा भी नहीं चाहेगी कि इस गठबंधन में बसपा आ जाए। ऐसे में पूर्व में ही अखिलेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर देने की बात का ना, तो आखिर उनके जैसे बड़े नेता को, लीडर, जैसा कि हेमंत सर बार बार कह रहे हैं कि वही बैटिंग तो वही करेंगे, कप्तान तो वही होंगे अखिलेश यादव, लेकिन उनकी तरफ से बराबर बचकाना, इस तरह की हरकतें कर जाना, हम 22 चुनाव को भूल नहीं सकते। काफी कुछ सपा के पक्ष में चल रहा था, लेकिन अचानक हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, ये सब बचकाना हरकत कही जा सकती है एक बड़े नेता की तरफ से। वो कितने गंभीर हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, इतने नहीं है क्या, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस तरह के बयान वाकई प्रभावित करेंगे। वो कुछ कहेंगे, अजय राय कुछ कहता है कि आप लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, केंद्र में मंत्री होते रहे। हालांकि अलग की बात है कि आज उनकी बहू सीता राय, डॉक्टर सीता राय भाजपा की तरफ से हैं, वहीं सुधा राय आज भी कांग्रेस की तरफ से हैं। तो देखिए इंडिया गठबंधन में घोसी की सीट किसको मिलती है। और महावीर प्रसाद जी चुनाव जीते थे महाराजगंज से, गोरखपुर वाली महाराजगंज, जहां आज कमलेश पासवान सांसद है। तो तिवारी सर बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि उस समय अप्रत्याशित ढंग से कांग्रेस के पक्ष में पूर्वांचल में परिणाम आए थे। तो अब कांग्रेस कहाँ क्या दावा करती है, अखिलेश किसको क्या लेना चाहते हैं, क्या छोड़ेंगे। घोसी में अतुल को देंगे, अतुल अंजान को देंगे, या फिर गठबंधन होता है सपा बसपा का तो अतुल राय को देंगे या राजीव राय को देंगे। इस तरह की तमाम संगतियां बनी। जी जो आप बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। लेकिन प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा, जो अजय राय जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज कह रहा है। आज अमेठी, चूंकि प्रतापगढ़ में प्रशिक्षण शिविर है समाजवादी पार्टी की, और वहां पर शिवपाल यादव आज पहले दिन पहुंच रहे थे। उनकी वो लखनऊ से निकले तो जो हॉल्ट हुआ, उसको टी ब्रेक कह लीजिए, वो अमेठी में हुआ। बहुत भव्य स्वागत हुआ और 2 बयान बड़े चर्चा में रहे। एक तो उनसे जब अजय राय को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अजय राय को अपनी सोच बदलनी चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। और जब ये पूछा गया कि अमेठी में क्या सपा लड़ेगी तो उन्होंने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अजय राय, चूंकि आपने हाल फिलहाल में बातचीत भी की अजय राय से, यूपी तक के पर वो इंटरव्यू है, मैं कहूंगा दर्शकों से वो इंटरव्यू जरूर देखें, उसमें भी वो ये बात कहते नजर आए कि हम 80 सीटों की बात करें। अजय राय ने जो लाइन ली है यहाँ पर, क्या वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के को जानकारी है जिस तरीके से सपा पर लगातार हमलावर हैं? क्या ये कांग्रेस के जानते हुए टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, या अजय राय खुद इतने वोकल हो गए हैं जिससे स्थितियां थोड़ी असहज हो गई है? आपका अपना आपकी अपनी जानकारी क्या है इसमें? जी, जानकारी है वो ये है कि अजय राय जो भी बोल रहे हैं वो पार्टी के संज्ञान में है। ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से ही निजी बयान के तौर पे बोल रहे हो। ये भी प्रेशर टैक्टिक्स की तैयारी है कांग्रेस की। मैंने इस बारे में पूछा कुछ लोगों से कांग्रेस में, तो उनका कहना था अगर हम ये नहीं कहेंगे कि 80 सीटों पे हमें तैयारी करनी है, 80 सीटों पे हमारी तैयारी है, तो हमारे कार्यकर्ता हताश हो जाएगा बाकी जिलों में। अगर हम कहते हैं हम सिर्फ 15 या 20 सीटें लड़ेंगे, बाकी 60 जिलों का कार्यकर्ता क्या करेगा? उसको भी तो एक्टिव रखना है ना। जब तक पूरी अलायंस की लिस्ट नहीं आ जाती, पूरा तय नहीं हो जाता क्या फॉर्मूला है, तो सब लोग अंदाजा लगा लेंगे कि 15-20 सीटें तो ये लोग रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उसी तरह की 15-20 लड़ेंगे। बाकी जगहों पे क्या होगा, सब लोग इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। नया अध्यक्ष बना है कांग्रेस पार्टी में, तो नया अध्यक्ष जो है वो 80 के 80 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहेगा। ये जो उनकी लाइन है, ये मुझे लग रहा है अगले 2 महीने तक चलती रहेगी। जब पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा कि अलायंस क्या है, दिसंबर लास्ट में ये लाइन आपको बदलती हुई दिखेगी। जब अलायंस फॉर्मली जो एक तरीके से शेप ले लेगा, उसके बाद लिस्ट आनी शुरू हो जाएंगी कौन सी सीट किसके हाथ में गई। तो फिर जो है, क्योंकि फिर बता दिया है कि ये हालात ऐसे हैं, भाजपा को हराना है, तो हम एकजुट हो गए हैं, तो शायद लाइन इस तरीके से हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो कार्डर में दम भरने के लिए कही जा रही है कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो सब जानते हैं कि क्या नाम है, क्या स्थिति है, लेकिन अजय राय अभी कैसे कहते हैं कि हम सिर्फ 15 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये प्रेशर टैक्टिक सपा पर भी किया जा रहा है कि आप जो है, अगर सपा 15 सीट सोच के चल रही हमें देगी, तो हम उससे 20 सीटें लेके रहे कम से कम। अब एक सवाल और इसमें भी है जो चीज मैंने कि कौन कौन सी सीट है जिस पर कांग्रेस सीधा समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रही है उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को लेकर जो बातचीत है वो कहां तक पहुंची? क्या
तैयारी दिख रही है आपको कि वहां पर चुनाव जो है वो लड़ सकती है सपा? देखिए, सीट अभी ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि इन सीटों पर कांग्रेस दावा जरूर कर रही है, लेकिन कुछ सीटें जरूर हैं जिसको कांग्रेस चाहेगी कि वो उसके पास रहें। जैसे रायबरेली अमेठी नेचुरली है, उसके अलावा सुल्तानपुर, बाराबंकी, कानपुर और अयोध्या सीट। पश्चिम में अगर इमरान मसूद वापस आते हैं तो सहारनपुर पर एक चर्चा एक नई हुई अभी शुरू हुई है कि इमरान मसूद अगर आते हैं तो एक और सीट की अब वहां पर जो है एक नई जानकारी शायद हो सकती है कि इमरान मसूद के लिए एक और नई सीट ढूंढी जा रही है कि बिजनौर से अगर अगर वो सहारनपुर न लड़ना चाहें तो बिजनौर सीट या कैराना सीट, इन दो जगह पर भी ऑप्शन जो है कांग्रेस तलाशेगी अगर इमरान के लिए सहारनपुर सीट अलायंस में खाली नहीं होती है या अलायंस में बसपा भी आ जाती है और बसपा कहती है हमारा मौजूदा सांसद सहारनपुर से है, तो इमरान को इस तरीके से भी एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह की सीटों को मुरादाबाद को लेकर कांग्रेस का क्लेम है। इधर अगर आप मिड यूपी की बात करें तो कांग्रेस का क्लेम जो है वो खीरी को लेकर भी कांग्रेस चाहेगी कि 2009 में खीरी उन्होंने जीती थी, खीरी को लेकर कांग्रेस क्लेम करेगी। उसके अलावा सलमान खुर्शीद जहां से लड़ते हैं फर्रुखाबाद से, वहां से कांग्रेस चाहेगी। तो ऐसे कुल मिला के 12-15 सीटें सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से तैयारी कर रही हैं, लड़ भी चुकी हैं एक बार चुनाव, तो वो निश्चित तौर पर महाराजगंज के लिए कोशिश कर रही होंगी। गाजियाबाद के लिए डॉली शर्मा के लिए कांग्रेस चाहेगी कि उनको मिले। तो ऐसे 12-15 सीटें हैं जिसको कांग्रेस जो पॉजिटिव है जिसको लेके, लेकिन वो 4-5 सीटें और ऐड हो। अगर सपा, कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल, यही 4 पार्टी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा होगी तो कांग्रेस 20+ कम से कम यहाँ पर चाहेगी कि उसे मिले। बिल्कुल प्रशांत, और सुप्रिया श्रीनेत का आपने जिक्र किया, वो यहाँ तक के ऑफिस में आई थी एक इंटरव्यू के लिए और वहाँ भी उन्होंने ये दावा ठोका था कि मैं महाराजगंज से चुनाव लड़ूंगी। हमने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपनी तरफ से दावा था। यानी व्यक्तिगत स्तर पर चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुझे लगता है कि अपने अपने दावे, चाहे वो अजय राय हों, तो अपने अपने दावे सभी ठोक रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से इसका कोई फॉर्मूला ये लोग निकाल पाते हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल के बाद और जातिगत जनगणना के बाद जिस तरह का एक माहौल बना है पूरे देश की राजनीति में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मौका मिला है बीजेपी को घेरने का और विपक्ष को अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत करने का। उसी बहाने उसके सहारे अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग एंगल से विपक्ष जो है वो बीजेपी पर हमलावर है और आने वाले दिनों में हमें ये हमले और तेज दिखेंगे। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी जातिगत गणना के बाद जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के मुंह पर ताले लगे हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसी पलटवार के साथ वापस आएगी। बीजेपी जो है उसके पास बहुत सारी चीजें हैं इसे काउंटर करने के लिए, उनका भी हमें इंतजार है। यूपी तक की नजर उन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर बनी हुई है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, श्रीराम जायसवाल जी और प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर दोस्तों हमने आपसे एक ये सवाल पूछा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी सीट जिनकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वहां वो बीजेपी को हरा पाएंगे क्या? कम से कम यूट्यूब पर हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले 82% दर्शकों का कहना है कि हां, अखिलेश यादव बीजेपी को वहां हरा पाएंगे और 18% दर्शक कह रहे हैं कि नहीं हरा पाएंगे। तो तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारी इन चर्चाओं में आप हिस्सा लेते रहिए, अपनी राय देते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, जिनके जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।